ये वो जगह है जहाँ जिंदगी का टिकना लगभग नामुमकिन लगता है। चारों तरफ सन्नाटा, बर्फीली हवाएं और ऐसी बंजर जमीन जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। अंटार्कटिका के पास समंदर के बीचों बीच एक वीरान आइलैंड है जहाँ ना इंसान रहते हैं ना ही कोई आबादी। बस कुछ सी लायन, पेंगुइन और समुद्री पक्षियों की हल्की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ हजारों भेड़ें थी और वो भी ऐसी जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी। इन भेड़ों का शरीर अपने ही ऊन से इतना भारी हो गया था कि कई तो चल भी नहीं पाती थी। इंसान कभी अपने फायदे के लिए इन भेड़ों को यहाँ लेकर आए थे, लेकिन जब हालात सख्त हुए तो वे इन्हें यही छोड़कर चले गए। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। अब ये भेड़ें इस वीरान आइलैंड पर अकेली रह गई, बिना किसी देखभाल के। फिर भी ये जिंदा रही और धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। जब 50 साल बाद इस द्वीप पर जांच शुरू हुई और जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इन भेड़ों के साथ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। एक छुपे हुए आइलैंड पर पहला कदम। पहली नजर में कैम्बेल आइलैंड ऐसी जगह लगती है जहाँ कोई भेड़ पालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये न्यूजीलैंड के बेहद दक्षिण में लगभग अंटार्कटिका की दहलीज पर बसा है। एक ठंडी, तूफानी और लगभग वीरान जमीन। 1810 में एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान यहाँ एक अभियान के दौरान पहुंचा और इस आइलैंड को पहली बार दर्ज किया। उस समय इसका कोई खास महत्व नहीं था, बस सील और व्हेल का शिकार करने वाले जहाजों के लिए ये एक अस्थायी ठहराव बन गया। कुछ समय बाद सिडनी के जहाज मालिक कैम्बेल ब्रदर्स के नाम पर इसका नाम कैम्बेल आइलैंड रख दिया गया। कई सालों तक ये आइलैंड बस गुजरने वाले जहाजों के लिए ठहरने की जगह बना रहा। लेकिन 1896 में हालात बदलने लगे। न्यूजीलैंड सरकार ने इस आइलैंड को लीज पर देना शुरू कर दिया, यानी कोई भी यहाँ जमीन लेकर खेती या पशुपालन कर सकता था। गिस्बॉर्न में रहने वाले मिस्टर गॉर्डन ने इस मौके को समझा और करीब 400 भेड़े और कुछ सामान यहाँ भिजवा दिया। उनका सपना था कि इस सुनसान जगह को एक कामयाब भेड़ फार्म में बदल दे, लेकिन जमीन ने साथ नहीं दिया। सर्दी के दौरान ठंडी हवाएं और तूफान, साथ ही सामान पहुँचाने का खर्चा बहुत ज्यादा था। कुछ ही सालों में यानी कि साल 1900 तक उन्हें हार माननी पड़ी। इसके बाद कैप्टन टकर ने जिम्मेदारी संभाली और सोचा कि क्यों न सिर्फ गर्मियों में ही यहाँ भेड़ें पाली जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने बड़े पैमाने पर काम शुरू किया। हजारों भेड़ें यहाँ लाई गई। शुरुआत में सब उम्मीदों के मुताबिक चला। गर्मियों में उगने वाले हरे भरे और बड़े पत्तों वाले पौधों पर भेड़ें यहाँ खूब फलने फूलने लगी। ना कोई शिकारी था और ना ही खाने की कमी। नतीजा ये हुआ कि उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 1913 तक ये सुनसान आइलैंड करीब 8000 भेड़ों से भर चुका था। लग रहा था कि इंसानों ने ठंडी और तूफानी जमीन पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन कुछ ही सालों में यह सपना टूटने वाला था। 1931 तक कैम्बेल आइलैंड पर भेड़ फार्म का सपना पूरी तरह टूट चुका था। जो हरे भरे पौधे और घास कभी हजारों भेड़ों को पालते थे, अब लगभग गायब हो चुके थे। मुनाफा खत्म हो गया और लोग भी इस उजाड़ जगह को छोड़कर चले गए। यह आइलैंड न्यूजीलैंड से करीब 700 किलोमीटर दक्षिण में है और उस समय समुद्र के रास्ते इतनी लंबी दूरी तय करने में लगभग 15 दिन लगते थे। एक जहाज को यहाँ भेजा गया ताकि भेड़ों और ऊन को वापस न्यूजीलैंड लाया जा सके, लेकिन तब तक ऊन के दाम इतने गिर चुके थे कि उन्हें बेचने पर जहाज का खर्चा भी नहीं निकल पाया। कंपनी ने मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि इसके बाद कोई भी जहाज या मजदूर यहाँ आने को तैयार नहीं हुआ और करीब 4000 भेड़ें उसी आइलैंड पर रह गई। ये कोई जंगली जानवर नहीं थी, बल्कि पालतू नस्ल की भेड़ें थी, जिन्हें इंसानों ने खास तौर पर ऊन के लिए पाला था, न कि खुद जीने और संभलने के लिए। हर साल उनका ऊन काटना जरूरी था, वरना ऊन इतना बढ़ जाता कि आंखों को ढक लेता, शरीर भारी कर देता और कभी कभी तो दम घुट देता। अब इंसानों के बिना ये साधारण सी जरूरत भी गायब हो गई। हर किसी का कहना था कि इन भेड़ों का अंत तय है। बहुत सी भेड़ें शायद भूख, बढ़ते ऊन या सख्त मौसम के सामने टिक नहीं पाई, लेकिन कुछ ने धीरे धीरे यहाँ जीना सीख लिया। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई सालों की मुश्किलों और संघर्ष के बाद आया। ये भेड़ें जिनके ऊन हल्के थे या जिनकी कदकाठी मजबूत थी, वे जिंदा रहीं और अगली पीढ़ी को जन्म दिया। यही था एक नए और अनोखे नस्ल की शुरुआत। अब उनकी देखभाल करने के लिए इंसान नहीं थे, सिर्फ थे ठंडी हवाएं, पत्थरों से भरी जमीन और बचे कुचे पौधे। धीरे धीरे वो झुंड जो कभी पूरी तरह इंसानों पर निर्भर था, अब बदल कर कुछ नया बनने लगा। 1931 से 1958 के बीच कैम्बेल द्वीप पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बिना किसी इंसानी मदद के भेड़ों की आबादी जो पहले खत्म होने वाली थी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन ये वही भेड़ें नहीं थी जो इंसान छोड़कर गया था। अब ये पतली, मजबूत और ज्यादा आत्मनिर्भर बन चुकी थी। सिर्फ वही भेड़ें बची जो इस कड़क माहौल को झेल सकी। हल्के ऊन वाली, मजबूत पैरों वाली और समझदार भेड़ें ही आगे बढ़ी। बाकी जो भारी ऊन या इंसानों पर निर्भर थी, धीरे धीरे खत्म हो गई। पीढ़ी दर पीढ़ी ये झुंड बदलता गया। उनका शरीर बदलने लगा, पैर लंबे हुए ताकि उबड़ खाबड़ जमीन पर आसानी से चल सके, जबड़े सख्त हुए ताकि कठोर और खुरदुरे पौधों को चबा सके। उनका बिहेवियर भी बदल गया। भूख मिटाने के लिए ये दिन रात चरने लगी और तूफानी हवाओं से बचने के लिए अपनी पीठ को हवा की तरफ मोड़ लेती। धीरे धीरे ये पालतू भेड़ें फिर से जंगली बन गई। सिर्फ वही भेड़ें बची जिनके लक्षण काम कर रहे थे और इस तरह ये सिर्फ अनुकूल नहीं हुई, बल्कि सच में विकसित हुई। आइलैंड पर इंसानों की वापसी।
लेकिन कैम्बेल आइलैंड की जंगली भेड़ों की कहानी जितनी अनोखी थी, उनका समय यहाँ उतना लंबा नहीं था। 1937 में यह आइलैंड संरक्षण के लिए चुना गया और 1954 तक इसे पूरी तरह एक नेचर रिजर्व बना दिया गया। अदालत के आदेश में साफ लिखा था कि सभी भेड़ों को हटा देना है, लेकिन तब तक ये भेड़े पहले ही पूरी तरह आत्मनिर्भर आबादी में बदल चुकी थी। 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक ये पूरी आजादी के साथ जिंदा रही और अपने तरीके से विकसित होती रही। 1958 में जब वैज्ञानिक लौटे तो उन्होंने देखा कि भेड़ों की संख्या 1000 से भी कम रह गई थी, मगर समय के साथ आबादी फिर से बढ़ने लगी। 1970 में आइलैंड पर एक बाढ़ लगाई गई और उत्तरी हिस्से से करीब 1300 भेड़े हटा दी गई, लेकिन दक्षिण में लगभग 2500 भेड़े बच गई और उनकी संख्या लगातार बढ़ती रही। 1980 के दशक में आखिरी बार इन्हें हटाने का काम शुरू हुआ। करीब 3000 भेड़े मारी गई। ये क्रूरता के लिए नहीं था, बल्कि इस नाजुक द्वीप को बचाने के लिए किया गया। भेड़ों की मौजूदगी से देसी पौधों को नुकसान हो रहा था और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1975 में वैज्ञानिकों ने 58 भेड़ों को बचाया था। उनमें से सिर्फ 10 को चुना गया और न्यूजीलैंड भेज दिया गया ताकि उनकी ब्रीडिंग की जा सके। ये एक हिम्मत भरी कोशिश थी जंगल में अकेलेपन पे इन खास भेड़ों की कहानी को हमेशा के लिए बचाने की। लेकिन 2017 में एक बड़ी दुखद घटना हुई। बची हुई दुर्लभ भेड़ों में से 5 को चोरी करके मार दिया गया। कुछ मादाएं गर्भवती थी और जन्म देने वाली थी। उनका मांस ना तो काम का था और ना ही खाने लायक, फिर भी किसी ने उन्हें मार डाला। इस वजह से आबादी घटकर लगभग 30 रह गई। ये भेड़े जो कभी नई प्रजाति बनने वाली थी, अब विलुप्त होने के कगार पर है। वही अगर कैम्बेल आइलैंड की बात करें तो वर्तमान समय में वहाँ एक भी भेड़ मौजूद नहीं है। कैम्बेल आइलैंड आज एक नेचर रिजर्व और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब न्यूजीलैंड से बाहर निकलते हैं और चलते हैं सीधे कनाडा की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है एक ऐसा आइलैंड जिसकी कहानी भी कैम्बेल आइलैंड की जितनी ही इंटरेस्टिंग है। सेबल आइलैंड यानी उत्तरी अटलांटिक के बीच बाहर निकलते हैं और चलते हैं सीधे कनाडा की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है एक ऐसा आइलैंड जिसकी कहानी भी कैम्बेल आइलैंड की जितनी ही इंटरेस्टिंग है। सेबल आइलैंड यानी उत्तरी अटलांटिक के बीचों बीच मौजूद वो जगह जो सच में किसी दूसरी दुनिया जैसी है। ये एक पतली रेत की पट्टी जैसी लगती है। इसकी लंबाई करीब 42 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई कहीं भी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। इसी वजह से इसे अटलांटिक की मुस्कान भी कहा जाता है। ये द्वीप बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग है। कनाडा की मुख्य जमीन से ये लगभग 160 किलोमीटर दूर है। यह समुद्र के उथले हिस्से पर बसा है, जिससे इसका नजारा और भी खुला और रहस्यमय लगता है। इस द्वीप पर एक भी पेड़ नहीं उगता। जमीन पूरी तरह महीन और हल्के रंग की रेत से बनी है। लेकिन हम इस आइलैंड की बात सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ रहते हैं करीब 500 से भी ज्यादा जंगली घोड़े। और ये कोई आम घोड़े नहीं है। इनके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो उतनी ही रहस्यमयी है जितना ये आइलैंड खुद। इंसानों की वजह से फंस गए ये घोड़े। सेबल आइलैंड के ये घोड़े यहाँ के मूल निवासी नहीं है, बल्कि एक फेरल आबादी है, यानी ऐसे जंगली घोड़े जो कभी इंसानों द्वारा लाए गए थे, लेकिन अब पूरी तरह आजाद होकर अपनी अलग दुनिया में जीते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये घोड़े किसी डूबते हुए जहाज से बचे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में इन्हें 18वीं सदी में इंसान खुद यहाँ लाया था। करीब 1760 के आसपास बोस्टन के एक व्यापारी थॉमस हैंकॉक ने इस आइलैंड पर एक तरह का सेल्फ सस्टेनेबल फार्म बनाने की कोशिश की थी। वो अपने साथ घोड़े, गाय, भेड़े और बकरियां लाए थे ताकि ये जगह पशुपालन और व्यापार के लिए काम आ सके। लेकिन सेबल आइलैंड की रेत भरी जमीन, तेज हवाएं और बहुत कम हरियाली ने ज्यादातर जानवरों को लंबे समय तक जीने नहीं दिया। बस घोड़े ही थे जो इन मुश्किल हालातों में भी टिक गए और समय के साथ पूरी तरह जंगली बन गए। अगले 150 सालों तक ये घोड़े इस द्वीप की जिंदगी का अहम हिस्सा बने रहे। यहाँ के लाइफ सेविंग स्टेशन के लोग जो तूफानों में फंसे जहाजों की मदद करते थे, इन्हीं घोड़ों पर सवार होकर मीलों दूर तटों तक जाते थे। घोड़े सामान ढोते थे, बचाव कामों में मदद करते थे और कई बार इनकी मदद से लोगों की जान भी बची। लेकिन वक्त के साथ जब समुद्री सफर ज्यादा सुरक्षित हो गया और वो स्टेशन एक एक करके बंद होने लगे, तो इन घोड़ों की जरूरत भी कम होती गई। जो घोड़े ज्यादा हो जाते, उन्हें पकड़कर कनाडा लाया जाता और बेच दिया जाता। 20वीं सदी के बीच तक आते आते इन घोड़ों की संख्या इतनी घट गई कि वे लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गए। लोगों और एनिमल ग्रुप्स के विरोध के बाद 1960 में कनाडा सरकार ने कानून बनाकर सेबल आइलैंड के घोड़ों को पूरी तरह सुरक्षा दे दी। अब कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता या यहाँ से हटा नहीं सकता। आज यहाँ लगभग 500 घोड़े पूरी तरह अपने हाल पर है, बिना किसी इंसानी मदद के। उसी रेतीले और तूफानी आइलैंड पर जिंदगी जी रहे हैं। इस द्वीप पर कोई स्थायी पानी का स्रोत नहीं है, इसलिए ये घोड़े पूरी तरह बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं। कई बार आप इन्हें अपने खुरों से रेत खोदते हुए देख सकते हैं ताकि नीचे छिपे मीठे पानी तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप